नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 भिन्न के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने भिन्नों की संकल्पना के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि किस तरह से एक पूर्ण के भाग को भिन्न के रूप में किस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। ये पूर्ण एक वस्तु हो सकती है, एक आकृति हो सकती है या वस्तुओं का समूह हो सकती है। तो किसी भी पूर्ण के एक भाग को हम भिन्न संख्या के द्वारा प्रदर्शित किस तरह से करते हैं, ये पिछले भाग में आपने सीखा। साथ ही आपने भिन्न संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना भी पिछले भाग में सीखा। आज हम विभिन्न प्रकार की भिन्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, पहली संख्या रेखा पर एक भिन्न 1/2 प्रदर्शित की गई है। इसी तरह दूसरी संख्या रेखा पर भी कुछ भिन्नें प्रदर्शित की गई है, जैसे 1/4, 2/4, 3/4। अब इन सभी भिन्नों की यदि हम खासियत देखें, विशेषता देखें, तो ये सभी भिन्नें संख्या 1 से छोटी है। तो संख्या 1 से छोटी और 0 से बड़ी जितनी भी भिन्नें होती है उन्हें हम उचित भिन्न कहते हैं। इसी तरह से एक और संख्या रेखा यहाँ प्रदर्शित की गई है। इस संख्या रेखा पर भी कुछ भिन्नें प्रदर्शित की गई है, जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ये सभी जो भिन्नें हैं वो 0 और 1 के बीच में स्थित है। तो ऐसी सभी भिन्नों को हम उचित भिन्न कहेंगे। तो एक तो उचित भिन्न जो भी होगी वह सदैव 1 से छोटी होगी। दूसरी विशेषता आप यहाँ देख सकते हैं, ये जितनी भी भिन्न आप देख रहे हैं उनमें अंश की तुलना में जो हर है वो बड़ा है। तो उचित भिन्न को जब हम पहचानने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि उसमें अंश और हर में से कौन बड़ा है। यदि हर बड़ा है तो उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। तो एक तो भिन्न का प्रकार हो गया उचित भिन्न। अब दूसरी प्रकार की जो भिन्न है उसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों को हम 4 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम चारों व्यक्तियों को पहले एक एक रोटी दे दें और उसके बाद जो एक रोटी शेष रहती है उसके 4 बराबर भाग करें और प्रत्येक को उसका 1 भाग दे दें। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के पास एक पूर्ण रोटी और 1/4 रोटी होगी। तो यदि हम प्रत्येक के भाग को संख्या के रूप में लिखना चाहें तो इसे इस तरह से लिखेंगे, प्रत्येक का भाग बराबर 1 + 1/4। एक दूसरा तरीका यह है कि हम सभी 5 रोटियों के 4 बराबर बराबर भाग कर दें और प्रत्येक भाग को हर व्यक्ति को दे दें। यदि हम इस तरह से बंटवारा करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के पास 5/4 भाग होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो 5/4 भाग प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, इसलिए हम इसे संख्या के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, प्रत्येक का भाग बराबर 5/4, क्योंकि प्रत्येक को 1/4 भाग 5 बार मिल रहा है, इसलिए 5/4 भाग प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है। तो हम जो हिस्सा एक व्यक्ति को मिल रहा है उसे हम लिख सकते हैं 5/4। यहाँ जो 5/4 है, इसमें यदि हम गौर से देखें तो यहाँ अंश हर से बड़ा है। ऊपर की जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है। पहले हमने जिस तरह की भिन्नों को पढ़ा उनमें अंश हमेशा हर से छोटा होता था, लेकिन यहाँ पर अंश हर से बड़ा है।
तो वे भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा होता है उन्हें हम विषम भिन्न कहते हैं। इसके अलावा एक और तथ्य जो हमें यहाँ से पता लगता है वह यह है कि 5/4 को हम 1 + 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से हमने जब 5 रोटियों का बंटवारा 4 व्यक्तियों में किया तो हमने पाया कि एक तो 5/4 के द्वारा व्यक्त हो रहा था, और यदि हम दूसरे तरीके से बंटवारा करते हैं तो एक पूर्ण रोटी और 1/4 रोटी एक व्यक्ति को मिल रही थी। तो 5/4 जो है वो 1 + 1/4 के द्वारा भी लिखा जा सकता है, और 1 + 1/4 को हम 1 सही 1/4 भी लिखते हैं। यहाँ जो 1 सही 1/4 एक अलग तरह की भिन्न आप देख रहे हैं, तो ये जो भिन्न है इसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। और इसे मिश्रित भिन्न हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि पूर्ण भाग भी है और भिन्नात्मक भाग भी यहाँ आप देख सकते हैं। तो एक मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। इसके आधार पर हम इसे पहचान सकते हैं। अब हम विषम भिन्न को एक मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। एक विषम भिन्न को एक मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए हम सबसे पहले अंश को हर से भाग देंगे, उसके बाद भागफल और शेषफल प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर मिश्रित संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले भागफल लिख देंगे और जो शेषफल और भाजक है उसके माध्यम से हम एक उचित भिन्न का निर्माण कर लेंगे। तो भागफल के पास में जो उचित भिन्न बनाई उसको लिख देंगे, तो वह मिश्रित संख्या को व्यक्त करेगी। अब ये पूरी प्रक्रिया हम एक प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे। मान लीजिए प्रश्न है 23/4 को मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि विषम भिन्न ही जो है वो मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है। यदि उचित भिन्न है तो उसे हम मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो चलिए 23/4 को हम मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अभी जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई उसी प्रक्रिया की मदद से हम 23/4 को मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये जो तरीका रहेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अंश है जो बड़ा है उसको हम जो हर है 4 उससे भाग करेंगे, और ये भाग हम आसानी से कर सकते हैं। ये 4 पंजे 20 हो गया, तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं, और ये 4 पंजे 20, तो यहाँ शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें ये जो 4 है जो कि यहाँ अंश है, ये तो भाजक का काम कर रहा है, और यहाँ ये जो 23 है इसको हम भाज्य कहते हैं, ये भाज्य है। और यहाँ जो 5 हमें मिल रहा है ये भागफल है, और यहाँ ये जो नीचे 3 मिल रहा है ये शेषफल है। तो हम सबसे पहले तो जो भी विषम भिन्न हमें दे रखी होगी, जैसे कि यहाँ विषम भिन्न 23/4 दे रखी है, तो इसमें इस अंश को हम हर से भाग कर देंगे, और भाग करने के बाद हम भागफल शेषफल प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद जो मिश्रित संख्या है, ये मिश्रित संख्या है, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे भागफल। तो ये जो मिश्रित संख्या है ये हम इस तरह से लिखेंगे, ये मिश्रित संख्या बराबर, इसमें सबसे पहले हम भागफल लिख देंगे, फिर यहां लिखेंगे शेषफल, और उसके बाद जो भाजक है जो यहाँ हर है तो इस हर को लिख देंगे, शेषफल और नीचे हर। जो भी हमें मिश्रित संख्या दे रखी थी उसमें ये जो हर है यही भाजक भी है, ये भाजक भी है, और ये इस विषम भिन्न का हर भी व्यक्त करता है। तो यहाँ पहले भागफल लिख देंगे, तो भागफल यहाँ 5 है, शेषफल यहाँ 3 है,
और भाजक या हर ये यहाँ पर 4 है। तो इस तरह से विषम भिन्नति 23/4 इसको हमने मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया है। यहाँ जो 5 है ये पूर्ण संख्या है और 3/4 जो है वो उचित भिन्न है। तो मिश्रित संख्या एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनती है। तो इस तरह से हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया क्यों काम कर रही होगी, ये पूरी विधि क्यों काम कर रही है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अभी हमने एक उदाहरण देखा था जिसमें 5/4 जो है वो 1 से ही 1/4 के बराबर था। और यहाँ यदि हम अंश 5 को 4 से भाग करें तो 4 एकम 4, यहाँ 1 शेषफल रह रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 1 है वो तो यहाँ से आ रहा है, ये भागफल, और जो यहाँ शेषफल 1 है, शेषफल 1 है, और ये जो है वो हर है। तो यहाँ पहले हमने भागफल लिखा, ये भागफल 1, उसके बाद में शेषफल भी 1, और ये जो हर है 4 वो लिख दिया है। तो ये जो 5/4 1 से 1/4 के बराबर जो हो रहा है और उसमें वो जिस तरह से हो रहा है उसी प्रक्रिया को हमने यहाँ पर अपनाया है। तो ये पूरी विधि आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी विषम भिन्न को मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये तरीका हम अपनाएंगे। सबसे पहले अंश को हर से भाग कर देंगे, भागफल शेषफल प्राप्त कर लेंगे, फिर भागफल शेषफल और जो भाजक यानी हर, इसके माध्यम से हम मिश्रित संख्या को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब हम मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। जैसा कि आपने एक उदाहरण में देखा था कि जो 1 से ही 1/4 ये जो संख्या थी 1 से 1/4, इसको जब हम दूसरे रूप में लिखते हैं तो यही 5/4 होती है। अब यहाँ ये जो 1 से 1/4 है ये तो मिश्रित भिन्न है और 5/4 एक विषम भिन्न है। अब 1 से 1/4 से 5/4 हम कैसे प्राप्त करेंगे ये हमें सीखना है। तो देखिए 1 से 1/4 में यहाँ जो हर है इसको यदि मैं पूर्ण 1 से गुणा कर देता हूँ तो ये पूर्ण को यदि मैं हर से गुणा कर देता हूँ जो यहाँ 4 है, और फिर उसमें अंश को जोड़ देता हूँ और फिर जो है हर से वापस भाग कर देता हूँ, तो जो मुझे प्राप्त होगा वो होगा 4 + 1/4 यानी कि 5/4। तो ये विधि रहेगी। इस विधि की मदद से हम मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न संख्या में रूपांतरित कर सकते हैं। तो देखिए ये विधि किस तरह से काम करती है। एक मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हम पूर्ण को हर से गुणा करके गुणनफल में अंश को जोड़ते हैं, फिर विषम भिन्न पूर्ण गुणा हर प्लस अंश बटा हर ये होगा। इस तरह से जो है हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न संख्या के रूप में बदल सकते हैं। आइए अब एक प्रश्न करते हैं। 5 से ही 6/7 को विषम भिन्न संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए ये जो 5 से ही 6/7 है इसमें हम सबसे पहले जो पूर्ण है इस पूर्ण को हर 7 से गुणा कर देंगे। उसके बाद में जो भी प्राप्त होगा उसमें हम अंश को जोड़ देंगे और जो हर है 7 उससे भाग कर देंगे। तो यहाँ 5 7 35 हो गया और प्लस 6/7, और इसको यदि हम हल करते हैं तो 35 और 6 41 हो गया, तो 41/7। तो इस तरह से हम 5 से 6/7 एक मिश्रित भिन्न थी, इसे हमने विषम भिन्न संख्या 41/7 के रूप में व्यक्त कर लिया है। अब हम तुल्य भिन्न को समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ 3 आकृतियां देख रहे हैं, तीनों में एक वृत्त बना हुआ है। तो पहले वृत्त में जो है 2 भाग किए हुए हैं, तो इसका जो एक भाग है वो पूरे वृत्त का 1/2 भिन्न के द्वारा व्यक्त होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये जो छायांकित भाग है, रंगीन भाग है, ये 1/2 भिन्न के द्वारा व्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार से ये जो दूसरी आकृति है उसमें पूरे वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है और उनमें से 2 भाग रंगीन किए हुए हैं। तो जो रंगीन भाग पूरे वृत्त का कितना भिन्न होगा
वो हम लिख सकते हैं 2/4, क्योंकि 4 भागों में से 2 भाग छायांकित है। इसी तरह तीसरे वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में से 4 भाग रंगीन है, इसलिए यहाँ जो रंगीन भाग है वो पूरे वृत्त का 4/8 भिन्न के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो इन तीनों आकृतियों में बराबर बराबर भाग छायांकित है। पहले वृत्त का जितना भाग छायांकित है, दूसरे वृत्त का भी उतना ही भाग छायांकित है, और तीसरे वृत्त का भी उतना ही भाग छायांकित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों भिन्न है वो वास्तव में एक है, यानी ये तीनों भिन्न जो है ये तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न जो है वो इस तरह की होती है कि वो पूर्ण के एक ही भाग को व्यक्त करती है। ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक ही भिन्न है। तो 1/2 को हम 2/4 बराबर 4/8 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ यदि हम ध्यान से देखें कि 1/2, 2/4, 4/8 ये तीनों जो है आपस में बराबर है, और यदि हम चाहें तो किसी एक भिन्न को दूसरे भिन्न में किस तरह से बदलें तो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे 2/4 है, यदि मुझे देखना है कि 2/4 1/2 से किस तरह से प्राप्त हो रही है, तो ये जो 1/2 है इसके अंश और हर को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये तुल्य भिन्न 2/4 हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से यदि मैं 1/2 से शुरू करता हूं, इसी तरह मैं 4/8 जो है वो 1/2 से हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम इस 1/2 के अंश और हर को यदि समान संख्या 4 से गुणा करें तो हमें जो अंश है वो 4 और हर 8 प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो 1/2 भिन्न है और यहाँ जो 4/8 इसके तुल्य भिन्न थी वो हमें प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी एक तुल्य भिन्न को किसी दूसरी तुल्य भिन्न में बदलना है तो इसके लिए अंश और हर उनको एक समान संख्या से हम गुणा कर देते हैं, लेकिन वो समान संख्या जिससे हम गुणा करते हैं वो शून्य नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ये नियम हो गया कि एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए उसके अंश और हर को एक समान शून्यतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब एक और उदाहरण देखिए। जैसे यहाँ पर 6 वृत्तों का एक समूह है और इनमें से 4 वृत्त जो है वो रंगीन है, तो ये रंगीन वृत्त पूरे समूह का 4/6 भाग निरूपित करता है। लेकिन यदि इसी आकृति को हम 3 बराबर भागों में बांट दें और हम देखें कि यहाँ जो 3 भाग है उनमें से 2 भाग छायांकित है या रंगीन है, तो ये 2 भाग पूरी आकृति का 2/3 भिन्न के द्वारा प्रदर्शित होगा। तो इस तरह से 4/6 2/3 के बराबर है, तो 4/6 और 2/3 एक दूसरे की तुल्य भिन्न है, तो 4/6 को हम 2/3 लिख सकते हैं। अब हम एक और चीज यहाँ देख सकते हैं, 4/6 2/3 में किस तरह से रूपांतरित की जा सकती है। तो यहाँ हम देखें कि 4 और 6 दोनों को यदि मैं 2 से भाग कर देता हूँ तो ये 4/6 तुल्य भिन्न दूसरी तुल्य भिन्न 2/3 में रूपांतरित हो जाती है। तो इस तरह से एक तुल्य भिन्न को दूसरी तुल्य भिन्न में बदलने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि अंश और हर दोनों को हम समान शून्यतर संख्या से भाग दें। तो हमारे पास ये नियम हो गया कि एक दी हुई भिन्न के तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हम उस भिन्न के अंश और हर को एक समान शून्यतर संख्या से भाग दे सकते हैं। अब एक प्रश्न लेते हैं। 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 है। अब हमें इस प्रश्न में जो भिन्न दे रखी है वह है 2/5 और इसे हमें एक तुल्य भिन्न में रूपांतरित करना है जिसका अंश 6 हो और हर हमें पता लगाना है। तो अब यहाँ देखिए जो 2/5 है इसके अंश और हर को हम समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो 2 को 6 में रूपांतरित करने के लिए हमें इस अंश 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह से हर को भी उसी समान संख्या 3 से हम गुणा करेंगे।
तो इस तरह से जो अंश है वो तो जो दिया हुआ है 6 वो आ जाएगा और जो हर है वो रूपांतरित होकर 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 2/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त कर ली जिसका अंश 6 है और हर यहाँ पर 15 आ रहा है। तो 2/5 के तुल्य भिन्न 6/15 हो गई। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। 15/21 के तुल्य व भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 है। तो यहाँ पर 15/21 हमें एक भिन्न दे रखी है और इसे जिस तुल्य भिन्न में हमें रूपांतरित करना है उसका हर 7 होना चाहिए। अंश हमें पता लगाना है। तो अब यहाँ हम देखें कि 21 से 7 हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम अंश और हर को ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित करें ताकि हर 7 आ जाए। तो यहाँ पर हम जो 21 है यदि मैं उसको 3 से विभाजित कर देता हूँ तो हर हमें 7 मिल जाएगा। तो यही जो अंश है उसे भी हमें 3 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 15 को जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होता है। इसी तरह से 21 को 3 से विभाजित करते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। तो 15/21 के तुल्य भिन्न 5/7 होगी जिसमें हर 7 है। अब हम तुल्य भिन्नों के संबंध में एक रोचक तथ्य जान लेते हैं। जैसा कि आपने देखा 1/2 2/4 के बराबर थी। तो यहाँ 1/2 और 2/4 दोनों तुल्य भिन्न है और यदि हम पहली तुल्य भिन्न के अंश को दूसरी तुल्य भिन्न के हर से गुणा करें तो हम देखेंगे कि 1 × 4 हमारे पास 4 एकम 4 प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि मैं पहली भिन्न के हर को दूसरी भिन्न के अंश से गुणा करूं तो यहाँ 2 × 2 आता है। तो 1 × 4 और 2 × 2 आपस में बराबर है। इसी तरह से दूसरी दो तुल्य भिन्नें हमारे पास है 2/5 और 6/15। यदि मैं पहली भिन्न के अंश को दूसरी भिन्न के हर से गुणा करता हूँ, इसी तरह दूसरी भिन्न के अंश को पहली भिन्न के हर से गुणा कर देता हूँ, तब भी हमारे पास समान संख्या प्राप्त होती है। 15 दूनी 30 और 5 × 6 यानी कि 30। तो ये हमेशा यदि मैं कोई भी दो तुल्य भिन्न लेता हूँ तो इसमें ऐसा हमेशा होता है। यहाँ हम 1 और 4 को गुणा कर रहे हैं, फिर 2 और 2 को गुणा कर रहे हैं, तो ये कैंची गुणनफल कहलाता है। तो ये रोचक तथ्य इस प्रकार से है। तुल्य भिन्नों के एक युग्म में पहली के अंश और दूसरी के हर का गुणनफल दूसरी के अंश और पहली के हर के गुणनफल के बराबर है। ये दोनों गुणनफल कैंची गुणनफल कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ तुल्य भिन्न पहले कॉलम में दिखाई हुई है और फिर दूसरे और तीसरे कॉलम में कुछ गुणा किए हुए हैं। जैसे पहले जो 1/3 भिन्न है और वो 3/9 तुल्य भिन्न के बराबर है, तो यहाँ पर पहली के अंश और दूसरी के हर का गुणनफल हम करते हैं तो 1 × 9 = 9 मिल रहा है। इसी तरह से दूसरी के अंश और पहली के हर का गुणनफल यदि हम करते हैं तो 3 × 3 यानी 9 आ रहा है, दोनों बराबर है। इसी तरह से दूसरी जो तुल्य दो भिन्न हैं वो 4/5 और 28/35 है। इसमें भी यदि हम 4 को 35 से गुणा करते हैं तो 140 मिल रहा है। इसी तरह से 5 को 28 से गुणा करने पर 140 आ रहा है, तो दोनों बराबर है। इसी तरह से 1/4 4/16 तुल्य भिन्न के बराबर है। यहाँ भी यदि पहली के अंश को यदि दूसरी के हर से गुणा करें तो हमें 16 संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से दूसरी के अंश और पहली के हर को यदि गुणा करते हैं तो यहाँ भी 16 हमें मिलता है, तो इसमें भी गुणनफल समान है। इसी तरह से यहाँ देखें 2/3 और 10/15, यहाँ इन दो तुल्य भिन्नों में भी यदि पहली के अंश को दूसरी के हर से गुणा करें तो हमें 30 प्राप्त होता है और यदि दूसरी के अंश को पहली के हर से गुणा करें तो भी हमें 30 प्राप्त होता है। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि गुणनफल एक जैसा है। इसी तरह से यहाँ इसमें देख सकते हैं कि 3 को यदि गुणा करते हैं हम 56 से तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 1 16 यानी 168 हमें मिलेगा। इसी तरह से यदि 24 को यदि हम 7 से गुणा करें तो यहाँ भी हमें 168 प्राप्त होता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि दो तुल्य भिन्नों में ये हमें
गुण प्राप्त होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दो भिन्न तुल्य भिन्न है या नहीं है, इसकी जांच करने का बहुत बढ़िया तरीका है ये। इसमें हम जो है इस तरह से कैंची गुणनफल करेंगे। ये जो 1 और 9 है इनको हम आपस में गुणा करेंगे। इसी तरह से 3 और 3 को हम आपस में गुणा करेंगे, फिर देखेंगे दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ भी हम 4 और 35 को हम आपस में गुणा कर लेंगे। इसी तरह से 28 और 5 को हम गुणा कर लेंगे और देखेंगे कि गुणनफल एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से हम बाकी जांच कर सकते हैं। तो दो तुल्य भिन्न की जांच करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इस तरीके को हम बोलते हैं कैंची गुणनफल। तो बच्चों, आज हमने विभिन्न प्रकार की भिन्नों के बारे में सीखा। उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या होती है ये हमने जाना। साथ ही हमने ये भी सीखा कि किसी मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। इसी तरह से विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं ये भी हमने जाना। इसके अलावा हमने तुल्य भिन्नों के बारे में भी सीखा। तुल्य भिन्नों की जांच हम किस तरह से कर सकते हैं ये भी हमने आज के भाग में सीखा। भिन्नों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए